हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IFAS। जैसे कि आप सब जानते हैं कि CSIR नेट के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। जो बच्चों ने CSIR नेट क्वालिफाई कर लिया है, JRF या LS, ऐसे बच्चों के स्टोरीज जो है हम अपने लेके आए हैं ताकि आपको भी पता चले कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए इन एग्जाम्स की। अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज योगेश भंसाली। तो सबसे पहले योगेश, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगी कि आप अपना एक इंट्रो दे दीजिए हमारी ऑडियंस को, आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा और आपने किस तरीके से तैयारी की है। वेल, मेरा नाम योगेश चंद भंसाली है। मैंने बैचलर्स फिजिक्स लेके बैंगलोर से किया था और मास्टर्स भी बैंगलोर से ही किया है, बैंगलोर में सेंट जोसेफ्स यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में ड्यूरिंग माय मास्टर्स, स्टार्टिंग में मेरा प्लान नहीं था पीएचडी करने का, बट टुवर्ड्स द एंड तक मेरे को फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया और मैंने डिसाइड किया कि मेरे को पीएचडी परस्यू करना है। तो आई थिंक जस्ट पीएचडी खत्म होने के बाद में मैंने आईएफएस सॉरी मास्टर्स खत्म होने के बाद में मैंने एनरोल किया था आईएफएस के कोर्स में। और मैंने एज ए टीचिंग असिस्टेंट ज्वाइन किया हुआ था, तो पार्ट टाइम मैं कोर्स से प्रिपेयर भी कर रहा था एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब मैं आगे पीएचडी के लिए परस्यू करना चाहूंगा। ओके। तो जैसे कि सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू JRF क्वालिफाई करने के लिए। ना फाइनली आप थैंक पीएचडी यू। करोगे, तो क्या आपके प्लान्स है पीएचडी को लेके? आप कहाँ, आपने कुछ सोच रखा है कि आप किस फील्ड में करोगे, किस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करोगे? तो मेरी इच्छा है आइदर एस्ट्रोफिजिक्स या हाई एनर्जी फिजिक्स का थ्योरेटिकल साइड में जाने का, आइदर थ्योरेटिकल ना कंप्यूटेशनल। तो और उसके लिए अब वैसे तो काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट्स है, बट मेरी क्या फैमिली बैंगलोर में ही रहती है, तो ओके। मेरी इच्छा है कि इफ़ आई कैन गेट इन बैंगलोर इट वुड बी रियली गुड, क्योंकि पेरेंट्स लोग भी अब जैसे मैं भी पीएचडी करने जाऊंगा उनका भी एक एज आ जाएगा। तो हाँ। इट वुड बी गुड अगर मैं बैंगलोर में रह के इफ कभी कुछ भी ज़रूरत पड़े, इफ नॉट इन बैंगलोर आई वुड बी लुकिंग समवेयर नियर बाय, बैंगलोर में कहीं आसपास में भी। ओके। तिरुपति में आईआईटी है, देयर इज आईसर पुणे, आईआईटी बॉम्बे, उन सब का। ओके। सो आई एम अ computational physicist myself. I have completed my PhD from CSIR National Chemical Laboratory. Yeah, there are options in Pune as well. If you are looking close to Bombay, we have High Energy Laboratory over in Pune. We have ISER Pune. And हम्म। even in Bangalore, JNCSR is there. That's a nice institute for theoretical physics also. Yeah, you do have options. हाँ, डेफिनेटली। तो टेल अस समथिंग अबाउट कि आपने प्रिपरेशंस किस तरीके से की। लाइक जैसे आप बोल रहे थे आप पार्ट टाइम पढ़ाई कर रहे थे, कैसे आप हम्म। मैनेज कर रहे थे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मास्टर्स के साथ साथ भी प्रिपेयर करते हैं, फिर कैसे हम्म। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे करना होता है? क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटीज के एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो पूरा यहाँ पे थेरी होता है, कंसेप्चुअल होता है, बट ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ये पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो देन हम्म। हाउ शुड वन डिजाइन दिस शेड्यूल कि दोनों चीजों को मैनेज कर पाए? तो देखिए, मैंने एक चीज नोटिस किया था प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, आई मीन अगर कोई स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही मास्टर्स में सीरियस है कि नहीं भाई मेरे को तो जेआरएफ निकालना है, मेरे को तो भाई आगे पीएचडी करनी है, अच्छी रैंक लानी है, तो आई थिंक ड्यूरिंग मास्टर्स बहुत अच्छा टाइम रहता है ये करने का। मैंने नहीं किया, वो अलग बात है। पर मैंने तो मेरे केस में क्या था कि मैंने मास्टर्स के बाद में, आई थिंक मेरा मास्टर्स एंड हुआ था समवेयर इन जुलाई, हम्म। और मेरा टीचिंग असिस्टेंट का जॉब स्टार्ट हुआ था फ्रॉम अगस्त अगस्त से मार्च तक चला था। आई थिंक मैंने आईएफएस का कोर्स लिया तो था, पर आई थिंक मैंने सीरियसली नवंबर के आसपास स्टार्ट किया था, अक्टूबर नवंबर में। हाँ, एक दो महीने के बाद, करेक्ट अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट किया। तो जनरली बाय द वे मैंने पहले तो मैं सोचा था ठीक है कैसे करेंगे कैसे करेंगे, क्योंकि भाई ऑनलाइन देखा, वीडियोस देखे इधर उधर के, ये देख के भाई लगा भाई सब कुछ कवर करना पड़ेगा। बट मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं आईएफएस का जो कोर्स वर्क है, तो वीडियोस में जो प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा, और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स करूंगा। मैंने बस उतना ही डिसाइड किया था, मैं उससे ज्यादा कोई हाई तौबा नहीं कर रहा, उतना ही मैं करके गया था। और अब अब मैं उतना कोई सीरियस स्टूडेंट था भी नहीं, और मैंने उतना ज्यादा टाइम दिया भी नहीं, पर रिजल्ट अच्छी आई। उसके अलावा अगर आप टाइम का पूछते हैं तो देखिए, अब जनरली अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप सैटरडे संडे को ज्यादा टाइम दे सकते हो। हम्म। जनरली आई थिंक आपके दिन में अगर आप लाइव बैचेस लेते हो, दिन में दो क्लासेस होते हैं आपके, मे बी अराउंड 4 आवर्स के, और अगर आप रिकॉर्डेड लेते हो तो आप सैटरडे संडेज को पुश कर सकते हो। तो जनरली मेरा वही था, मैं वीकडेज में कभी एक वीडियो देख लिया, कभी भाई आज प्रिपेयर करके नहीं जाना कॉलेज, कुछ काम नहीं है, तो मैं ऐसा
कभी 1.5 वीडियो देख लिया, जनरली सैटरडे संडे को मैं पुल कर लेता हूँ। और जैसे मेरे पास जैसे जैसे बीच में हाथ में टाइम रहता है, मेरे पास प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स हाथ में रहते ही हैं, तो वो मैं बस सॉल्व करता जा रहा था। तो मेरा बस यही था, ये वीडियोस पूरे कंप्लीट करो, थियरी अच्छे से करो, और फिर आपका प्रीवियस ईयर्स खत्म करो। और मेरा ये था 1 महीने पहले खत्म कर लो, ओके। ताकि मैं जब रिवीजन करूं वो मेरा एकदम अप टू डेट रहे, एकदम फ्रेश रहे। अब मेरे ओपिनियन में वो क्या है, अलग अलग स्टूडेंट को अपना अपना देख के करना होगा, कौन किसको कितना रिवीजन चाहिए। मेरे केस में मेरे को लगा 1 मंथ सफिशिएंट था मेरे लिए। ओके, ऑलराइट। और जो हमारे जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं एग्जाम में, लाइक वी हैव जनरल एप्टीट्यूड, वी हैव सब्जेक्ट बेस्ड, कैसे आपने दोनों सेक्शंस के प्रिपेयर किए? लाइक सब्जेक्ट बेस्ड तो आपने बता दिया, पर जनरल एप्टीट्यूड की आपने कुछ अलग तैयारी की थी? बिकॉज दैट्स अ स्मॉल पोर्शन, बट वो मार्क्स काउंट होते हैं, आपके रैंक्स पे बहुत इफेक्ट हो जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जनरल एप्टीट्यूड के देखिए मैंने अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, अभी एटलीस्ट अभी तो नहीं किया था। देखिए मेरे को याद है, मैंने पहले क्या है, बीच में कैट के एग्जाम दिए थे, मेरी मम्मी की ओके। इच्छा थी एमबीए करने का। तो मैंने कैट और के एग्जाम दिए थे, तो उनमें क्या है, मेरा ये पार्ट काफी अच्छा आता था। तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि भाई जनरल एप्टीट्यूड तो मैं निकाल लूंगा, अगर मैं रात को अच्छे से सो के गया तो। मेरा बस वही एम था, मैंने अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। तो मेरा जनरल एप्टीट्यूड अच्छा निकला। गेट भी दिया था, उसमें भी मेरा जनरल एप्टीट्यूड काफी अच्छा निकला। ओके। तो उधर मेरा बच गया। एक और चीज जो मैंने इस बार नोटिस किया, जो आई थिंक अगर आप लोग गेट अगर आप गेट भी दे रहे हो और नेट भी दे रहे हो, मेरे को ये लगा कि आप गेट में रिस्क नहीं ले सकते, मतलब क्योंकि गेट में क्या है, आपका 1/3 मार्क्स काट रहे थे गलत हाँ। ऑप्शन का। तो आप क्या है भाई, चलो 4 ऑप्शन है, इनमें से मेरे को 2 सही लग रहा है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैंने लिया था और वो मेरे को अब बाद में नुकसान भी पड़ा। मैंने बाद में नोटिस किया कि जेआरएफ में तो 1/4 मार्क्स ही काट रहे हैं। तो मैं अगर बिना पढ़े भी जाऊं और सबका एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करूं, मेरे को 33 मार्क्स आ जाएंगे ओके। आउट ऑफ 200। इसका मतलब भाई मेरे को कुछ 2 ऑप्शन लग रहा है, इन दोनों में से कोई सही है, मेरे को थोड़ा रिस्क लेना रिस्क ले चाहिए था सकते उधर। हैं। तो वो मेरे को हेल्प कर गया। तो आई मीन ये दोनों चीज का ही था कि भाई प्रिपरेशन में अच्छा था, थोड़ा बहुत वो कैलकुलेट भी करके गए थे, नहीं भाई यहाँ थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, गेट में नहीं लेना चाहिए था, इधर लेना चाहिए था। तो मैं थोड़ा लिया, वो हेल्प कर गया। किसी की किस्मत खराब होगी, मेरी किस्मत चल गई उधर। एक दो क्वेश्चंस थे 5 मार्कर्स जिनमें मेरे को डाउट था, तो वहां मैंने रिस्क लिया और वहां थोड़ा निकल गया। ओके। एक ये भी होता है कि लाइक यू आर श्योर बट यू आर नॉट 100% श्योर, तो कई बार इंट्यूशन के साथ जाना चाहिए, इट्स नॉट, फिर बाद में भी रिग्रेट होता है। तो ठीक है, कई बार चांसेस हम ले सकते हैं एग्जाम्स में। हम्म। या और आपने टाइम कैसे मैनेज किया कि आपका पेपर जो है, लाइक क्या स्ट्रैटेजी आपकी, जब आप पेपर सॉल्व करने पड़ते थे, क्या स्ट्रैटेजी रहती थी कि पूरे टाइम में आप, विद इन द टाइम लिमिट, आप पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्व कर पाते थे? ओके, देखिए मैंने अब पेपर स्टार्ट करने से पहले आई थिंक मैंने जस्ट एक क्विक स्कैन कर लिया था कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस, मतलब मैंने चलिए मैंने ये फलाना ये टॉपिक्स प्रिपेयर करके गया हूँ। तो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर, मतलब मालूम था कि भाई ये टॉपिक्स मेरे स्ट्रांग है, ये काम चलाऊ है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही वो क्वेश्चंस को मार्क कर लिया था। आई थिंक मेरे को लगे 4-5 मिनट लगे, तो उतने में ही मेरा क्या है, पूरा बोर्ड आउटलाइन रेडी हो गया था कि भाई मेरे को मालूम है, मेरे को आई थिंक 160 170 मार्क्स के क्वेश्चंस है, मेरे को बस यही अटेम्प्ट करने हैं। उसमें मेरे को शायद 5 मिनट लगा। उसके बाद में अब जैसे आपके पार्ट सी के उस मेरे सिलेक्शन से, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, पार्ट सी के मेरे बने मान लीजिए 80 मार्क। पेपर था मेरा 3 घंटे का, और मेरा टोटल सिलेक्शन था 160 मार्क्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, भाई इतना मार्क्स मेरे को आता है। हम्म। तो 160 हाफ हो गया, 1.5 घंटा। तो मैं दूंगा 1.5 आवर पार्ट सी को। उस हिसाब से अगर उसमें 80 मार्क है, तो कितने क्वेश्चंस बने वो, अ, कितने, 180/5, दिमाग नहीं चल रहा है। जितने भी क्वेश्चंस बने उस हिसाब से मैं उनको टाइम, उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई इतना इतना टाइम ये क्वेश्चन में दूंगा। पार्ट ए का पहले से ही मालूम था, भाई सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके। और पार्ट बी में आई थिंक 4-5 क्वेश्चन छोड़ के मोटा मोटी बाकी सब अटेम्प्ट करने ही थे। तो वहां मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि भाई अभी ये डिसाइडेड है, इतना ही करूंगा, इससे बाहर नहीं जा रहा, जो नहीं आ रहा उसमें हाथ नहीं डालूंगा। एक्यूरेसी काफी अच्छा गया था। आई थिंक मैंने अटेम्प्ट किए थे 140 140 135 के आसपास। हाँ। ऑलमोस्ट आई थिंक मेरे 117 नंबर बने।
एक्यूरेसी डिसेंट गई, अच्छा तो नहीं बोलूंगा, डिसेंट। डिसेंट। ओके। और आपको कई ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आप बहुत स्ट्रेस्ड हो गए होंगे, तो वो स्ट्रेस मोमेंट्स को आपने कैसे डील किया, लाइक इवन द एग्जाम का कुछ दिनों पहले का जो एक स्ट्रेस होता है, तब आप कैसे डील करते हैं, क्योंकि ये बहुत बच्चों के साथ होता है। और यहाँ पे ना क्या होता है, जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है वो बच्चे टैकल नहीं कर पाते, तो जो पता है वो भी गलत हो जाता है, फिर वो 100 कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है बच्चों का। 100%। तो देखिए ये केस में क्या है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बचपन से हेल्प किया है इस चीज में कि भाई देखिए, मैं अपना से आई आई कैन ओनली पुट द एफर्ट, अब रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं है। रिजल्ट्स आना है वो आएगा, जो जो मैं लिख के आया वो आएगा, तो मेरे को रिजल्ट का सोच के मेरे को हाई तौबा नहीं करना आज। मैं बस अपना डालूंगा, बस काम खत्म, मेरे को उसके बाद कुछ नहीं करना, कुछ नहीं जानना। मेरा काम है पढ़ना, जितना मैंने एम किया है, जितना मैंने मेहनत करनी है, मेहनत करना है बस, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ओके। और लास्ट क्वेश्चन, आप जो हमारी ऑडियंस है, जो बच्चे हैं जो नेक्स्ट ईयर फिजिक्स का जो एग्जाम है सीएसआई नेट का वो देने वाले हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, उनको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशंस को यहाँ पे लेना है, या जो भी आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपकी जो लर्निंग है वो आप शेयर कर सकते हैं। जरूर। देखिए, अगर आप अभी ऑलरेडी मास्टर्स कर रहे हैं, तो आपका क्या ऑलरेडी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड वर्क स्ट्रांग है। अगर आप अभी मान लीजिए कोर्स लेके इनके साथ साथ, क्योंकि ज्यादा नहीं होता है, आप कुछ वीडियो, मान लीजिए आपको आपके क्लास में आज लग्रांजियन आपको पढ़ा रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, आप अब ये बैठ के अभी वीडियोस देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ये टॉपिक्स में फास्ट फॉरवर्ड में, हाँ, फास्ट फॉरवर्ड फीचर में बोलना भूल गया, मैं सारे वीडियोस 2 टाइम 1.5 टाइम स्पीड में देखता था, तो वो बहुत हेल्प करता था टाइम बचाने के लिए। तो ये आप अगर मास्टर्स के साथ कर रहे हैं, तो आई थिंक आपका काफी टाइम बच जाएगा। हम्म। और बाय द एंड ऑफ सेकंड थर्ड सेम आप आराम से बहुत अच्छी रैंक निकाल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ कवर्ड रहेगा। अगर बाद में करते हैं तब क्या है, थोड़ा आपको भाई वो डेडिकेशन पूरा टाइम देना पड़ेगा, नहीं भाई मैं दिन में, आपकी अपनी लाइफ के हिसाब से भाई दिन में 2 घंटा, दिन में 3 घंटा, मैं सैटरडे संडे को 6-6 घंटा दे लूंगा, वो आप डिसाइड कीजिए, पर आपको कंसिस्टेंट रहना होगा ओवर द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। तो मेरा तो देखिए यही है, अगर आप मालूम है और आप मास्टर्स में स्टार्ट कर लेते हैं तो काफी सही रहेगा। नहीं तो आप अगर बाद में भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए मैंने भी 4-5 महीने किया था, तो आप भी और अच्छा रैंक ला सकते हैं अगर आप सीरियसली आराम से करें तो। ओके। थैंक यू सो मच योगेश, once again congratulations to you and wish you all the very best for your future. थैंक यू सो मच। Thank you so much.